नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक अहम कड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल में किन किन वंशों की जानकारी हमें पढ़ने को मिलेगी, राजपूत काल का समय जो है ये कब से कहाँ तक देखने को मिलता है, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित जो जितने भी विद्वान हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, इनके द्वारा जो मत दिए गए हैं राजपूतों की उत्पत्ति के, वो कितने बताए जाते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने कौन कौन से मत दिए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम पढ़ने वाले राजपूतों की टोटल ऑल ओवर जो 36 शाखाएं बताई जाती है मुणोत नैन्सी के द्वारा, उनमें सूर्यवंशी कितने शाखाएं राजपूतों की बताई जाती हैं, चंद्रवंशी कितनी बताई जाती हैं, अग्निवंशी कितनी बताई जाती हैं, और ऋषियों के वंश से बिलोंग करने वाले कितने राजपूतों को बताया जाता है, आदि के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये जरूर पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र से संबंध रखने वाला कौन सा राजपूत था, राजपूत काल के अंदर जो राजनीतिक आपाधापी है वो किस कंडीशन के अंदर चल रही थी, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं राजपूत काल। साथियों, राजपूत काल जो है यह भारतीय इतिहास की अहम कड़ी मिडवेवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर यह चैप्टर हमें पढ़ने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय इतिहास जो है इसे 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला जो एंसेंट हिस्ट्री जिसे प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मिडवेवल हिस्ट्री जिसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा है आपके मॉडर्न हिस्ट्री जिसे आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के अंदर अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के 3 जो भाग बताए हैं, इसमें पहला जो भाग बताया है उसे हिंदू युग कहा है, दूसरा जो युग कहा है इसे मुस्लिम युग कहा, और तीसरा जो युग बताया है ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक भारत के जो अंग्रेज इतिहासकारों ने उसे ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता। पहला हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग, और तीसरा अंग्रेज युग या ब्रिटिश युग के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे आधुनिक हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजपूत काल के बारे में। राजपूत काल का जो समय हमें देखने को मिलता है 7वीं से 12वीं सदी। कई सारी किताबें गाइडेड जो हैं अपने को 8वीं सदी से 12वीं सदी के दरमियान जो इतिहास पढ़ने को मिलता है उसे राजपूत काल कहकर उसे उद्बोधित किया है। अब हम बात करते हैं किस कंडीशन के अंदर राजपूत काल जो है ये भारतीय इतिहास के अंदर अपनी जड़े जमाने में काबिज हुआ। तो जब हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर वर्धन वंश के बारे में पढ़ा और वर्धन वंश के प्रमुख राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य जो भारतीय इतिहास का कालखंड कहलाता है उसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा का पूरा जुड़ाव बताया जाता है सम्राट हर्षवर्धन। किसके बारे में? सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन का अगर समय पूछ ले तो सम्राट हर्षवर्धन का शासनकालीन समय 606 ईस्वी से लगाकर 647 ईस्वी बताया जाता है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन जो है कि मृत्यु के पश्चात, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात 7वीं सदी से 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी के काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल का समय जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब राजपूत काल जो है इसमें प्रमुख रूप से हम कौन कौन से राजपूतों के बारे में बहु बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें चंदेल है, चाहमान है, गहड़वाल है, गुजर प्रतिहार है, चालुक्य है, परमार आदि राजवंशों के बारे में डिटेल जो खुलकर निकलकर सामने आती हैं। लेकिन राजपूत काल के अंदर राजपूतों के द्वारा साम्राज्य विस्तार करने के लिए इनकी एक
विशेषता भी देखने को मिलती है कि राजपूत जो हैं अपने जो अन्य राजपूत होते थे इनके साथ में इनके मतभेद होते थे, मत अनेक होते थे। साम्राज्य विस्तार को लेकर ये एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, कॉम्बिनेशन बनाकर नहीं चलते थे, जिसके कारण कुछ समय पश्चात ही राजपूत काल का क्या हो गया, पतन हो गया। तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी के काल को क्या किसका नाम से जाना जाता है, राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कई सारी किताबें राजपूत काल का समय बताती हैं 8वीं से लगाकर 12वीं शताब्दी के मध्य। अब हम बात करते हैं कि राजपूत काल के अंदर प्रमुख एक प्रमाणिक इतिहासकार जिसने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो उसमें नाम आता है आपके मुहणोत नैन्सी। मुहणोत नैन्सी जो मारवाड़ रियासत का राज कवि विद्वान था और जसवंत सिंह जो शासक हुए हैं, जसवंत सिंह प्रथम, इसके दरबारी कवि दरबारी विद्वान के कार्यकाल पर ये काबिज थे। मारवाड़ जो था जिसके प्रमुख जो कवि बताए जाते हैं मुहणोत नैन्सी, और मुहणोत नैन्सी की रचनाओं की अगर बात करें तो मारवाड़ रे परगनारी विगत और नैनसिरी ख्यात, मारवाड़ रे परगनारी विगत और नैनसिरी ख्यात इनके प्रमुख 2 ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो मुहणोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैनसिरी ख्यात ग्रंथ का नाम आया नैनसिरी ख्यात। तो मुहणोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैनसिरी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया। कितनी शाखाओं का? 36 शाखाओं का वर्णन किया है। मुहणोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैनसिरी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। जो अब हम भारतीय जो मैप है इसके अकॉर्डिंग हम इसके जानकारी भी ले लेंगे कि कौन सा वंश किस क्षेत्र से संबंध रखने वाला था। तो मुहणोत नैन्सी ने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। अब 36 जो शाखाएं बताई जाती हैं मुहणोत नैन्सी के द्वारा, इन शाखाओं में अगर हम इनको वर्गीकृत करें वंश के अकॉर्डिंग तो 36 शाखाओं में कौन सा वंश किससे संबंध रखता था, तो सबसे पहले इन 36 शाखाओं में हम बात करते हैं सूर्यवंशी राजपूतों की। किसकी? सूर्यवंशी राजपूतों की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं चंद्रवंशी राजपूतों के बारे में। वे राजपूत जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे चंद्रवंशी कहकर। उसके बाद में तीसरा जो नाम आता है वो है आपके अग्निवंशीय राजपूत। अग्निवंशीय राजपूतों के बारे में, और वे राजपूत जो अपने आप को जुड़ा हुआ बताते थे ऋषियों के कुल से, अर्थात ऋषिवंशीय राजपूतों के बारे में। तो 36 शाखाओं का वर्णन जो हमें पढ़ने को मिलता है राजपूतों के बारे में, तो इन 36 शाखाओं में 10 शाखाएं देखने को मिलती हैं हमें सूर्यवंशी राजपूतों की। इसके अलावा और आगे बढ़े तो चंद्रवंशी राजपूतों की शाखाएं देखने को मिलती हैं 10। इसके अलावा अग्निवंशीय राजपूतों की शाखाएं मात्र हमें देखने को मिलती हैं 4। और अगर बात करें ऋषियों से संबंध रखने वाले राजपूतों के वंशों का शाखाओं की, तो कुल शाखाएं बताई जाती हैं 12। टोटल ऑल ओवर 36 शाखाओं का हमने वर्णन कर लिया। लेकिन अगर बात करें 4 प्रमुख जो राजवंशों के नाम जो राजपूत काल के अंदर बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जानकारी के साथ में बताए जाते हैं, इनमें चालुक्य है, परमार है, प्रतिहार है और चाहमान। तो नोट बनाकर अपने को एक बात लिखनी है कि इन राजवंशों में से चौहान जो शब्द निकला है चाहमान से, चाहमान का अर्थ होता है कि जयपुर के निकट जो सांबर झील है इसके चारों ओर बसे होने के कारण इसे चाहमान वंश कहा जाता है। चौहान या चाहमान जो वंश है अकेले इसकी 24 शाखाओं का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। 24 शाखाओं का वर्णन जो सबसे सर्वाधिक बताया जाता है किस वंश से संबंध रखता है? चौहान या चाहमान से संबंध रखता है। अब हम बात कर लेते हैं जो मध्यकालीन भारत का जो मैंने ये मानचित्र बनाया, नक्शा बनाया है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के राजपूत हम पढ़ने वाले हैं उनके क्षेत्रों से संबंधित भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं
गुजर प्रतिहारों के बारे में। किसके बारे में? गुजर प्रतिहारों के बारे में। लेकिन पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी के अंत तक जो काल हमें देखने को मिलता है भारतीय इतिहास का, उसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल अर्थात जब राजपूतों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो स्वाभाविक सी बात है इनकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोत नैनसी जो प्रमाणित रचनाकार हुए हैं मारवाड़ के, इन्होंने अपने ग्रंथ नैनसिरी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, जिनमें 10 सूर्यवंशी, 10 चंद्रवंशी, 10 अग्निवंशी और ऋषियों से बिलोंग करने वाले 12 राजपूत शाखाओं का हमने जिक्र कर लिया। लेकिन इनमें सबसे सर्वाधिक जो शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं वो चहामान वंश की देखने को मिलती है। अकेले 24 शाखाओं का वर्णन हमें चहामान की शाखाओं के साथ में पढ़ने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रों से संबंधित, किस क्षेत्र से कौन सा राजपूत वंश संबंध रखता था, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं गुजर प्रतिहार वंश के बारे में। गुजर प्रतिहार वंश जो है भारत के किस क्षेत्र के अंदर अपनी शक्ति को प्रबल बनाए हुए बैठा था? तो गुजर प्रतिहार जो वंश है, इनका क्षेत्र यहां हमें देखने को मिलता है। गुजर प्रतिहार वंश जो है, इनका अगर क्षेत्र पूछ ले, गुजर प्रतिहार का अगर क्षेत्र अपने से पूछ ले तो दक्षिणी राजस्थान प्लस गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के बहुत बड़े भाग पर विस्तृत रूप से साम्राज्यिक विस्तार हुआ था गुजर प्रतिहारों का। अब गुजरना क्षेत्र से बिलोंग करने के कारण प्रतिहारों के साथ में जो शब्द जुड़ा है वो गुजर जुड़ा है। गुजरना क्षेत्र किसे कहते हैं? मारवाड़, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली आदि जो जिले बताए जाते हैं राजपूताना यानी राजस्थान के, इनका जो ये भाग है यह गुजरना के नाम से जाना जाता है। अब गुजरना प्रदेश से संबंध रखने के कारण इस वंश का नाम हमें देखने को मिलता है गुजर प्रतिहार वंश। तो गुजर प्रतिहार वंश का क्षेत्र हमने देख लिया है। गुजर प्रतिहार वंश के बाद में हम बात कर लेते हैं चौहानों के बारे में। किसके बारे में? चौहानों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चौहान वंश जो है, इनकी 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं। और चौहान, जिसे चाहमान भी हम लिख सकते हैं, चाहमान वंश, इनका प्रभुत्वशाली जो एरिया बताया जाता है, क्षेत्र बताया जाता है, उसमें सबसे पहले नाम आता है अजमेर और दूसरा जो क्षेत्र नाम आता है वह है आपके दिल्ली। दिल्ली के ऊपर भी इन्होंने शासन स्थापित किया। अगर पूछ ले दिल्ली की जानकारी पूछ ले तो दिल्ली वह क्षेत्र जिसको 11वीं सदी के अंदर बसाया गया था। 11वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछ ले 11वीं सदी के अंदर किस वंश ने दिल्ली को बसाया था, तो वंश का नाम आता है तोमर वंश। कौन सा वंश आता है? तोमर वंश के नाम से जाना जाता है। और किस शासक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो संस्थापक जो हमें देखने को मिलता है दिल्ली का, उसका नाम अनंगपाल तोमर के नाम से उसे जाना जाता है। अनंगपाल तोमर, तोमर राजपूतों की एक शाखा का नाम बताया जाता है। दिल्ली जो अनंगपाल तोमर के शासनकाल में देखने को मिलती हैं, इनके अनेक नाम भी आता है। दिल्ली के प्राचीन नामों में दिल्ली का नाम दिल्लिस भी बताया जाता है, दिल्ली का भी बताया जाता है और दिल्ली भी हमें इसका नाम देखने को मिलता है, जो वर्तमान भारत की राजधानी बताई जाती है। अगर इससे पहले राजधानी की बात करें तो 1911 तक दिल्ली की जो भारत की राजधानी बताई जाती है वो कोलकाता बताई जाती है, जो उपनिवेशिक काल के अंदर भारत की राजधानी बनी। तो चाहमान वंश से संबंधित जो 2 क्षेत्रों के बारे में हमने जानकारी ले ली, एक अजमेर जिसे अजय मेरू के नाम से जाना जाता है, जिसे 1113 ईस्वी के अंदर अजय पाल ने बसाया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे शासक के बारे में। तो अजय पाल के बाद चौहान वंश के बाद में अगले वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो वंश का नाम आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश ख्यातिपूर्ण वंशों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो चंदेल वंश जो है किस क्षेत्र से संबंध रखने वाला था? तो चंदेल वंश जो है आपके बुंदेलखंड से संबंध रखने वाला था। बुंदेलखंड से संबंध रखने वाला था चंदेल वंश।
बुंदेलखंड यूपी के अंदर पड़ता है। चंदेल वंश की जानकारी हमने पढ़ ली है। अब चंदेल जो हैं इनकी अगर जानकारी लें हम ऐतिहासिक, तो चंदेल ही वह राजा थे जिन्होंने भारतीय स्थापत्य कला के अंदर कामरूप शैली को अपनाया था। और खजुराहो का जो मंदिर है शिव को समर्पित, यह चंदेल वंश के शासकों ने ही निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जाति के बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपके चालुक्य। क्या नाम? चालुक्य। चालुक्य राजवंश जो हैं ये किस क्षेत्र से संबंध रखने वाले थे? तो चालुक्य राजवंश जो बताए जाते हैं यह गुजरात से संबंध रखने वाले बताए जाते हैं। गुजरात को सौराष्ट्र प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, एक और राजवंश के क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है आपके परमार। कौन सा वंश? परमार वंश के बारे में बात कर लेते हैं। परमार वंश जो है इसके क्षेत्र के बारे में बात करें या फिर इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो पर प्लस मार, शत्रुओं को मारने वाला जो वंश है उसे परमार वंश के नाम से जाना जाता है। अगर बात क्षेत्र की पूछ ले साथियों तो क्षेत्र बताया जाता है परमार वंश का धार। कौन सा? धार। और धार कहाँ पड़ता था? तो ये मालव गणराज्य अर्थात मालवा में पड़ता था धार प्रदेश। जो परमार वंश हैं इन्होंने अपने नाम के साथ में एक और उपलब्धि जोड़ी, इन्हें डोड परमार के नाम से भी जाना जाता है। और डोड परमार में सबसे प्रसिद्ध ख्यातिपूर्ण जो राजा हुआ है उसे विक्रमसेन उर्फ विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्षेत्र जो राजवंश के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश जो है यह आधुनिक कन्नौज के ऊपर विस्तृत था। कहां पर? कन्नौज के ऊपर विस्तृत था। और यहाँ का जो राजा प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम जयचंद गहड़वाल बताया जाता है, जो संयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के ससुर बताए जाते हैं। तो साथियों हमने चहमान वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश, गहड़वाल वंश और चंदेल वंश के जो क्षेत्र हैं इनके बारे में जानकारी ले ली। अब हम बात कर लेते हैं कि राजपूत काल जो हम पढ़ रहे हैं, विभिन्न जो राजपूत हम पढ़ेंगे इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत जो विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने दिए हैं अपने मत के अनुसार, जिसमें हम वैदिक आर्यों की संतानें, विदेशियों की संतानें, अग्निकुंड से उत्पत्ति का जिक्र, साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि मिश्रित जो उत्पत्ति का जिक्र है, मत है, वो किसने दिया इसके बारे में बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं विभिन्न मतानुसार। राजपूतों की उत्पत्ति हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न मतानुसार। तो सर्वप्रथम जो उत्पत्ति का जो जिक्र हुआ है, संबंध बताया है वैदिक आर्यों के संतान, वैदिक आर्यों की संतान। राजपूतों को बताया है कि इनकी उत्पत्ति वैदिक आर्यों से बताई जाती हैं। आर्यों का मूल स्थान बताया जाता है द्रविड़ क्षेत्र, दक्षिणी भारत की मूल जाति बताई जाती है द्रविड़ लोग। और द्रविड़ जो हैं यह उत्तर भारत में आकर बसे और आर्यों की, वैदिक आर्यों की संतान बताई जाती हैं राजपूतों को। अब ये मत देने वाले प्रमुख जो विद्वान हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं? तो सर्वप्रथम नाम आता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिनके बारे में जानकर निकल कर आ रही है, जिन्होंने मत दिया है कि राजपूत जो हैं इनकी उत्पत्ति वैदिक आर्यों की संतान के रूप में हुई है। एक और इतिहासकार का नाम हमें देखने को मिलता है CV
वैद्य, सीवी वैद्य ने ही अपना यही मत दिया है कि राजपूत जाति वैदिक आर्यों की संतान बताई जाती हैं। थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में जान लेते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं, इनका कार्यकाल देखने को मिलता है 1863 ईस्वी से लगाकर 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है और कवि राजा श्यामल दास के द्वारा इन्हें उदयपुर अर्थात मेवाड़ क्षेत्र का इतिहास लिखने के लिए इनको नियुक्त किया गया। अगर इनकी पुस्तक के बारे में जानकारी लेना चाहें हम, तो पुस्तक का नाम जो हमें देखने को मिलता है वो है राजपुताने का इतिहास। राजपुताने का इतिहास, राजपुताने का इतिहास लिखने का कार्य किया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमें इनके देखने को मिलता है, लेकिन सर्वप्रसिद्ध जो ग्रंथ इनका देखने को मिलता है वो है राजपुताने का इतिहास। साथ ही इन्होंने मेवाड़ का इतिहास भी लिखा है, समूचे राजस्थान का इतिहास लिखा और अपने इस ऐतिहासिक पुस्तक के अंदर राजस्थान के हर एक वंश की जानकारी हमें दी है। तो साथियों, हमने वैदिक आर्यों की संतान का जो मत है ये किसके द्वारा दिया गया, उनकी सविस्तार जानकारी प्राप्त कर ली। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, राजपूतों की उत्पत्ति का जिक्र हम पढ़ रहे हैं तो बात कर लेते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति, वह कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने यह बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है ये ब्राह्मणों से हुई है। तो इनमें सर्वप्रथम नाम आता है आपके गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा पहला नाम बताया जाता है जिन्होंने मत दिया अपना। दूसरा बताया जाता है दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। और तीसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है आपके भंडारकर। भंडारकर इतिहासकार रहे हैं और इन्होंने बताया कि राजपूत जो हैं ये ब्राह्मणों की संतान है, ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। और अगर डिटेल पूछ ली जाए दशरथ शर्मा के बारे में, तो दशरथ शर्मा जो हैं इन्होंने जो इतिहास लिखा, इतिहास से संबंधित जो पुस्तक लिखी है उसका नाम बताया जाता है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज इनकी प्रमुख जो हैं ये रचना हमें देखने को मिलती हैं जो दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो पहला गोपीनाथ, दूसरा दशरथ शर्मा और तीसरा भंडारकर के बारे में हमने सविस्तार जानकारी ले ली। नंबर 3, तीसरा जो मत मिला है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित वह बताया जाता है विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध बताने वाला प्रमुख जो इतिहासकार, विदेशियों से उत्पत्ति बताने वाले जो प्रमुख इतिहासकार रहे हैं जिनमें सर्वप्रथम नाम आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि राजपूत जो हैं ये विदेशियों की संतान थे। कर्नल जेम्स टोड के अलावा और जो अन्य इतिहासकार रहे हैं, जैसे एक और नाम आता है विलियम कुक। एक नाम विलियम कुक बताया जाता है, दूसरा बताया जाता है कनिंगम। और एक और नाम हमें देखने को मिलता है जिसने मत दिया है कि राजपूत जो हैं ये विदेशियों से संबंध रखने वाले थे, इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई। एक और नाम हमें देखने को मिलता है V.S. स्मिथ। V.S. स्मिथ का नाम भी हमें देखने को मिलता है जिसने मत दिया है कि राजपूत जो हैं ये विदेशियों से संबंध रखने वाले बताए जाते हैं। अब कर्नल जेम्स टोड ने अपने इस मत में किस जाति से संबंधित बताया है राजपूतों को, तो जाति का नाम हमें देखने को मिलता है शक शेतियन
जाति का नाम हमें देखने को मिलता है जिससे संबंध बताया है कर्नल जेम्स टोड ने कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है यह शक-शीतियन जाति से बताई जाती है। अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड की ऐतिहासिक जानकारी, तो कर्नल जेम्स टोड जो है ये इसे सर्वेक्षण डायरेक्टर नियुक्त किया गया था इतिहास लिखने के तौर पर, और इन्होंने जो इतिहास राजस्थान या फिर समूचे भारत से संबंधित जो इतिहास जाना है वो जाना है दुर्गों के बारे में, किलों के बारे में, फोर्ट के बारे में। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने सविस्तार राजस्थान या भारत के विभिन्न जितने भी दुर्ग हैं इनकी सविस्तार जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने बताई है। कर्नल जेम्स टोड ने हर एक दुर्ग के बारे में ऐतिहासिक जानकारी भी दी है। दूसरा नाम विलियम कुक और कनिंघम। इन्होंने मिश्रित रूप से अपना मत दिया है कि राजपूत जो जाति है यह कुषाण वंश से संबंध रखने वाली बताई जाती है। कुषाण वंश जो है इनसे उत्पत्ति हुई है किसकी? राजपूतों की। क से कुषाण, क से कनिष्क, क से कुंडलवन, क से कश्मीर से संबंध रखने वाला राजा कनिष्क। कनिष्क जो है ये कुषाण जाति था और इस जाति से संबंधित बताया है राजपूतों को किसने? विलियम कुक और कनिंघम ने। आगे बढ़ते हैं, एक और इतिहासकार जिन्होंने मत दिया है कि राजपूत जो हैं ये विदेशियों की संतान बताई है, तो नाम है वी.एस. स्मिथ। वी.एस. स्मिथ ने जाति बताई है विदेशी हूण जाति। कौन सी? हूण जाति से संबंध रखने वाला बताया है राजपूतों को। हूण जाति जो है इन्हें भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा जो नाम दिया गया है इन्हें मलेच्छ के नाम से भी जाना जाता है। मलेच्छ जाति का कहकर भी इनको उद्बोधित किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। तो 3 हमने मत पढ़ लिए हैं। चौथा जो मत हमें देखने को मिलता है जो सर्वप्रसिद्ध मत रहा था वह था आपके अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का जो वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है यह पढ़ने को मिलता है ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न होना बताया जाता है राजपूतों को। और पृथ्वीराज रासो जो रासो, वेली, धवल, मंगल, चरचरी, बारहमासा, कक्का, मर्त, बावनी, पवाड़ा, ये राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं भाग देखने को मिलती हैं। रासो किसी राजा, वीर पुरुष, सामंत या फिर जमींदार के वीरोचित कार्यों का वर्णन रासो कहलाता है। जैसे नेमिनाथ रासो, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो जो हैं इस ग्रंथ को लिखने का कार्य नाम उपलब्धि जाती है चंद्रबरदई, और इस ग्रंथ को पूरा करने वाला था आपके जलहण, विलहण, कलहण। भारतीय इतिहास में एक जैसे बहुत सारे नाम सामने आते हैं। अब पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से जो राजपूतों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है, इन राजपूतों के अंदर जो प्रमुख जातियां हमें देखने को मिलती है जो आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न होने बताए जाते हैं, तो इनमें सर्वप्रथम जो जाति हमें देखने को मिलती है वो है आपके प्रतिहार। दूसरी जो जाति हमें देखने को मिलती है आबू के अग्निकुंड से वो है परमार। तीसरी जो प्रमुख जाति हमें देखने को मिलती है वो है चालुक्य। और चौथी और अंतिम राजपूत वंश की जो जाति हमें देखने को मिलती है इसे चाहमान वंश के नाम से जाना जाता है। सवाल आया कि आबू के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? पृथ्वीराज रासो के अंदर। और यह भी सवाल पूछा गया ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति के अंदर 4 जो प्रमुख जातियां बताई जाती हैं, इनमें आउट ऑफ राजस्थान से बाहर जो संबंध रखने वाली जातियां कौन सी बताई जाती हैं, तो इनमें नाम आता है परमार और चालुक्य। ये राजस्थान से बाहर इन्होंने अपना क्षेत्र स्थापित किया था। लेकिन राजस्थान में प्रतिहार और चाहमान जिन्होंने
दक्षिणी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र को अपना प्रभुत्वशाली एरिया बनाया, क्षेत्र बनाया, और साथ ही चाहमान जिन्होंने अजमेर और दिल्ली को अपना क्षेत्र, साम्राज्यिक क्षेत्र बनाया था। तो चौथा मत हमने पढ़ लिया, अग्निकुंड से उत्पत्ति। एक और मत हमें देखने को मिलता है, वह मत है आपके मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। हमें किस विद्वान ने बताया है? मिश्रित उत्पत्ति। मिश्रित उत्पत्ति, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, राजपूतों से संबंधित मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत ये किसने दिया है? ज़्यादा इसके बारे में खुलकर जानकारी हमें पढ़ने को मिलती नहीं है, लेकिन नाम जरूर देखने को मिलता है। नाम आता है D.P. चट्टोपाध्याय। D.P. चट्टोपाध्याय ने यह मत दिया है कि राजपूत जो हैं ये मिश्रित रक्त वाले थे। इनमें अनेकानेक रक्त जो हैं इनका मिश्रण, जैसे आपके हूणों की संतान, शक की संतान, ब्राह्मणों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान, अर्थात मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत D.P. चट्टोपाध्याय ने यह सिद्धांत दिया था। साथियों, हमने राजपूतों के बारे में, उनसे उत्पत्ति से संबंधित जानकारी ली। साथ ही हम ये देख लेते हैं कि 7वीं सदी से 12वीं सदी के दरमियान जो वंश ख्यातिपूर्ण रहा, राजपूत वंश, जिसमें विभिन्न राजपूतों के बारे में पढ़ा हमने, लेकिन यह साम्राज्य आगे क्यों नहीं बढ़ा, पतन क्यों हो गया? तो इनकी विशेषता मैं आपको 2 से 4 आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कि राजपूत जो होते थे वे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे राजपूत के बीच में मतभेद हुआ करते थे, और राजपूत अगर कहीं पर भी अटैक करने जाते थे तो इनकी जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उनमें से जो कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे भागते हुए शत्रु के ऊपर अटैक नहीं करना, बिना शस्त्र जो शत्रु लड़ रहे हैं उसके ऊपर अटैक नहीं करना। जीवंत उदाहरण महाराणा प्रताप, जो 2 मूठ की तलवार रखते थे, अगर बायदा वे शत्रु के पास में हथियार नहीं तो एक तलवार निकाल कर उनको दे देना। तो पहला, भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करना, बिना शस्त्र जो शत्रु हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करना, सांझ जले युद्ध नहीं करना, संध्या जो हो जाती थी उसके बाद में युद्ध नहीं करते थे। और ये जो राजपूत हैं, राजपूत जीत के बाद में अपनी जय घोष जो है इसमें इतने मग्न हो जाते थे कि शत्रु का इनका कोई ठिकाना नहीं रहता था। जीवंत उदाहरण पृथ्वीराज चौहान का देखने को मिलता, जिसके कारण जो गौरी बताया जाता है, जिसने अपनी कूटनीतियों के कारण पृथ्वीराज चौहान को वापस पुनः हरा दिया। और राजपूत जो काल हैं, इस राजपूत काल का जो पतन हमें देखने को मिलता है, यह पतन देखने को मिलता है 1192 ईस्वी। युद्ध का नाम है तराइन द्वितीय। तराइन द्वितीय युद्ध के बाद में राजपूतों का पतन होना शुरू हो गया था। वे अपने केवल और केवल क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गए थे, और भारत के ऊपर 12वीं सदी के बाद में जो प्रमुख जो राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो वंश हमें देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पर जो इतिहास देखने को मिलता है, उसे सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। सल्तनत काल के बाद में मुगल आ गए, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को स्थापित किया, जो 1526 से लगाकर 1760 तक प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली स्थिति में हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, हमने इस चैप्टर के माध्यम से राजपूतों के क्षेत्र और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो मत हैं, मतानुसार जो हैं, हमने गहन विश्लेषण कर लिया है। साथ ही आगामी जो अपनी आगे टेस्ट सीरीज हैं या फिर जो क्विज कॉन्टेस्ट हैं, उसका जरूर हिस्सा बनिए। इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को आगे से आगे ले जाइए। साथ ही अपनी जो तैयारी है संपूर्ण, उसमें 4 चांद लगाइए। धन्यवाद।